पर्सी जैक्सन और देवताओं का युद्ध, द बैटल ऑफ लैबिरिंथ। अध्याय 1। चीयरलीडिंग टीम से लड़ाई। गर्मियों की छुट्टियों में मैं आखिरी चीज जो करना चाहता था वो थी किसी और स्कूल को उड़ा देना। लेकिन मैं वहां था, सोमवार की सुबह, जून के पहले हफ्ते में, अपनी माँ की कार में बैठा हुआ, ईस्ट 81 स्ट्रीट पर, गूड हाई स्कूल के सामने। गूड एक बड़ा भूरा पत्थर का भवन था जो ईस्ट रिवर के किनारे बना था। सामने कुछ बीएमडब्ल्यू और लिंकन टाउन कारें खड़ी थीं। मैंने उस शानदार पत्थर की मेहराब की ओर देखा और सोचा, मुझे इस जगह से निकालने में कितना समय लगेगा। बस रिलैक्स करो, माँ ने कहा, हालांकि उनकी आवाज में तनिक भी रिलैक्सेशन नहीं थी। ये सिर्फ एक ओरिएंटेशन टूर है, और याद रखना बेटा, ये पॉल का स्कूल है, तो कोशिश करना कि तुम जानते हो ना, इसे तबाह ना कर दूं। हाँ। पॉल ब्लॉफिश, मेरी माँ का बॉयफ्रेंड, सीढ़ियों के सामने खड़ा था। आने वाले 9वीं के बच्चों का स्वागत कर रहा था। उसके नमक मिर्च जैसे बाल, डेनिम कपड़े और लेदर जैकेट उसे किसी टीवी एक्टर जैसा बनाते थे, पर वो सिर्फ एक इंग्लिश टीचर था। उसने किसी तरह गूड हाई स्कूल को मना लिया था कि मुझे 9वीं कक्षा में दाखिला दे दे, जबकि मुझे अब तक जितने भी स्कूलों में भेजा गया सब ने निकाल दिया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये अच्छा विचार नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने माँ की ओर देखा। आपने उसे मेरे बारे में सच्चाई नहीं बताई, है ना? उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां घबराहट से थपथपाईं। वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार थी। उन्होंने सबसे अच्छी नीली ड्रेस और ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। मैंने सोचा था हमें इंतजार करना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया, ताकि वो डरकर भाग न जाए। मुझे यकीन है ओरिएंटेशन ठीक रहेगा पर्सी, ये सिर्फ एक सुबह की बात है। बहुत बढ़िया, मैंने बड़बड़ाया। मैं स्कूल शुरू होने से पहले ही निकाल दिया जाऊंगा। पॉजिटिव सोचो, कल तुम कैंप जा रहे हो, ओरिएंटेशन के बाद तुम्हारी डेट भी है। वो डेट नहीं है, मैंने तुरंत कहा। वो बस एनाबेथ है माँ, प्लीज। वो कैंप से सिर्फ तुमसे मिलने आ रही है। हाँ तो? तुम दोनों मूवी देखने जा रहे हो? हाँ, सिर्फ तुम दोनों। माँ, उन्होंने हाथ उठाकर समर्पण का इशारा किया, लेकिन मैं देख सकता था कि वो मुस्कान दबाने की कोशिश कर रही थी। अंदर चलो बेटा, रात को मिलते हैं। मैं कार से उतरने वाला था कि मैंने स्कूल की सीढ़ियों पर देखा। पॉल ब्लॉफिश एक घुंघराले लाल बालों वाली लड़की का स्वागत कर रहा था। उसने मैरून टी शर्ट और पुराने जीन्स पहने थे, जिन पर मार्कर से डिजाइन बने हुए थे। जब उसने मुड़कर देखा, मैंने उसका चेहरा पहचाना और मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए। पर्सी, माँ ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने हकलाते हुए कहा। क्या स्कूल का कोई साइड एंट्रेंस है? ब्लॉक के दाहिने कोने पर। क्यों? मैं बाद में मिलूंगा। माँ कुछ कहने लगी, लेकिन मैं पहले कार से कूद कर भाग गया, उम्मीद करता हुआ कि वह लाल बालों वाली लड़की मुझे ना देखे। वो यहाँ क्या कर रही थी? मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल, मैं जानने वाला था कि किस्मत इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। ओरिएंटेशन में चोरी छिपे घुसने का प्लान अच्छा नहीं निकला। दो चीयर लीडर पर्पल एंड वाइट यूनिफॉर्म में साइड एंट्रेंस पर खड़ी थीं, जैसे किसी नव प्रवेशी को घेरने का इंतजार कर रही हो। हाय, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। शायद यही पहला और आखिरी मौका था जब कोई चीयर लीडर मुझसे इतनी अच्छी तरह बात कर रहा था। एक सुनहरे बालों वाली थी, जिसकी आंखें बर्फ जैसी नीली थी। दूसरी अफ्रीकी अमेरिकन थी, जिसके गहरे घुंघराले बाल मेडूसा जैसे थे। और मुझ पर भरोसा करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों के यूनिफॉर्म पर नाम कर्सिव में सिले हुए थे, लेकिन मेरी डिसलेक्सिया की वजह से वो शब्द मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने स्पैगेटी फैला दी हो। वेलकम टू गुड, सुनहरे बालों वाली लड़की ने कहा। तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। लेकिन जैसे ही उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके चेहरे के भाव बोले, उह, ये हारा हुआ कौन है? दूसरी लड़की मेरे बहुत करीब आ गई। मैंने उसके यूनिफॉर्म पर नाम पढ़ने की कोशिश की। कैली। वो गुलाबों जैसी खुशबू दे रही थी, लेकिन साथ ही एक गंध थी जो मैंने कैंप की घुड़सवारी की क्लासों में सूंघी थी, ताजा धोए हुए घोड़े जैसी। एक चीयर लीडर के लिए ये अजीब गंध थी। शायद उसके पास कोई घोड़ा था। वो इतनी पास खड़ी थी कि मुझे लगा वो मुझे सीढ़ियों से धक्का देने वाली है। तुम्हारा नाम क्या है, फिश? फिश? फ्रेशमैन। अह, पर्सी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ओह, पर्सी जैक्सन, सुनहरे बालों वाली ने कहा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। वो दोनों रास्ता रोके खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, लेकिन वो मुस्कान दोस्ताना नहीं थी। मेरा हाथ खुद ब खुद मेरी जेब की ओर गया, जहाँ मेरी घातक बॉल पॉइंट पेन रिपटाइड रखी थी। तभी इमारत के अंदर से आवाज आई, पर्सी। वो पॉल ब्लॉफिश था, कहीं हॉलवे के अंदर। पहली बार मैं उनकी आवाज सुनकर खुश हुआ। चीयर लीडर पीछे हट गई। मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ा कि गलती से मैंने कैली की जांघ में घुटना दे मारा। क्लैंग। उसकी टांग से खोखली धातु जैसी आवाज आई, जैसे मैंने झंडे के डंडे को ठोका हो। आउच! उसने कहा। सावधान रहो, फिश। मैंने नीचे देखा, लेकिन उसकी टांग बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मैं इतना घबरा गया कि कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं हॉल के अंदर भागा। पीछे से उनके ठहाके सुनाई दे रहे थे। लो, तुम आ गए, पॉल ने कहा। वेलकम टू गूड। हाय पॉल, मिस्टर ब्लॉफिश। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो अजीब चीयर लीडर गायब थी। पर्सी, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ, पॉल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सुनो, मुझे पता है तुम नर्वस हो, लेकिन चिंता मत करो। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे एडीएचडी और डिसलेक्सिया के साथ हैं। टीचर्स जानते हैं कि कैसे मदद करनी है। मेरा हंसने का मन किया। अगर मेरी सबसे बड़ी समस्या एडीएचडी और डिसलेक्सिया होती तो। पॉल अच्छी नीयत से बोल रहा था, लेकिन अगर मैंने उसे सच बताया तो या तो वो मुझे पागल समझेगा या डर कर भाग जाएगा। वो चीयर लीडर ही ले लो। मेरे मन में उनके बारे में बहुत बुरा एहसास था। फिर मैंने हॉल के नीचे देखा और याद आया, मेरी एक और मुसीबत भी थी। वो लाल बालों वाली लड़की जिसे मैंने सामने देखा था, अभी अभी मुख्य द्वार से अंदर आई थी। मुझे मत देखना, मैंने मनी मन प्रार्थना की। उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ओरिएंटेशन कहाँ है? मैंने पॉल से पूछा। जिम में, उधर, लेकिन। बाय पर्सी, उसने पुकारा, लेकिन मैं पहले ही भाग चुका था। मुझे लगा मैं उससे छुटकारा पा चुका हूँ। कई बच्चे जिम की ओर जा रहे थे और जल्द ही मैं 314 बच्चों के बीच घिरा हुआ था। मार्चिंग बैंड एक बेसुरे फाइट सॉन्ग बजा रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिल्ली से भरे थैले पर मेटल बैट से वार कर दिया हो। सीनियर बच्चे, शायद स्टूडेंट काउंसिल के, सामने खड़े होकर स्कूल यूनिफॉर्म में मॉडलिंग कर रहे थे, जैसे कह रहे हो, देखो हम कितने कूल हैं। टीचर इधर उधर घूम रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बच्चों से हाथ मिला रहे थे। जिम की दीवारें बैंगनी और सफेद बैनरों से भरी थीं, जिन पर लिखा था, वेलकम फ्यूचर फ्रेशमैन, गुड इज गुड, वी आर ऑल फैमिली। और कई और ऐसे खुशहाल नारे जो मुझे उल्टी करने का मन करा रहे थे। अन्य नव प्रवेशी भी यहाँ आकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे थे। मतलब जून में ओरिएंटेशन अटेंड करना कोई कूल बात नहीं है, जब स्कूल शुरू ही सितंबर में होना है। लेकिन गूढ़ हाई स्कूल का नारा था, हम जल्दी उत्कृष्टता के लिए तैयार होते हैं। कम से कम ब्रोशर में तो यही लिखा था। मार्चिंग बैंड ने बजाना बंद किया। एक आदमी पिन स्ट्राइप सूट में माइक पर आया और बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कह क्या रहा है। लग रहा था जैसे कोई गार्गल कर रहा हो। किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो वही थी, मेरी लाल बालों वाली डरावनी याद। रेचेल एलिजाबेथ डेयर, मैंने कहा। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मुझे उसका नाम याद था। और तुम पर्सी कोई। मुझे तुम्हारा पूरा नाम नहीं मिला था जब तुमने दिसंबर में मुझे मारने की कोशिश की थी। देखो, मैं ऐसा नहीं था। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ही तरह, शायद। ओरिएंटेशन। तुम न्यूयॉर्क में रहती हो? क्या तुमने सोचा मैं हूवर डैम पर रहती हूँ? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब मैं उसके बारे में सोचता था, और मैं ये नहीं कह रहा कि सोचता था, वो बस कभी कभी दिमाग में आ जाती थी, ठीक है। मैंने हमेशा माना कि वो हूवर डैम के इलाके में रहती होगी, क्योंकि वही मैं उससे मिला था। हम शायद 10 मिनट साथ थे। उस दौरान मैंने गलती से उस पर तलवार घुमा दी थी। उसने मेरी जान बचाई थी और फिर मैं भाग गया था, अलौकिक हत्यारों की टोली के पीछे पड़े होने के कारण। मतलब एक सामान्य सी पहली मुलाकात। हमारे पीछे किसी ने फुसफुसाया, ए चुप रहो, चीयर लीडर बोल रही है। हाय दोस्तों, माइक पर एक लड़की ने जोश से कहा। वही गोरी लड़की जिसे मैंने एंट्रेंस पर देखा था। मेरा नाम टैमी है और ये है कैली। कैली ने हवा में एक कार्टव्हील मारी। मेरे बगल में रेचेल ऐसे चीखी जैसे किसी ने उसे सुई चुभो दी हो। कुछ बच्चों ने उसकी ओर देखा और हंसे, लेकिन रेचेल बस चीयर लीडर को भय से घूरती रही।
टैमी ने उस प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वो बताने लगी कि फ्रेशमैन ईयर में हम कितने अद्भुत तरीकों से स्कूल में शामिल हो सकते हैं। भागो, रिचेल ने मुझसे कहा। अभी। क्यों? रिचेल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों के किनारे की ओर बढ़ी, रास्ते में आने वाले बच्चों और नाराज टीचर्स की परवाह किए बिना। मैं झिझक गया। टैमी बता रही थी कि अब हमें छोटे समूहों में बांटा जाएगा और स्कूल टूर कराया जाएगा। कैली ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे देखना चाहती हो कि मैं क्या करता हूँ। अभी निकलना अजीब लगता। पॉल ब्लॉफिश नीचे बाकी टीचर्स के साथ थे। वो सोचेंगी कि क्या गड़बड़ है। लेकिन फिर मुझे याद आया, रिचेल एलिजाबेथ डेर और उसकी वो खास शक्ति जो उसने पिछली गर्मियों में हूवर डैम पर दिखाई थी। वो कुछ ऐसे गार्ड्स को देख सकती थी जो असल में इंसान ही नहीं थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उठा और उसके पीछे जिम से बाहर निकल गया। मैंने उसे बैंड रूम में पाया। वो परकशन सेक्शन में एक बड़े बास ड्रम के पीछे छिपी थी। यहाँ आओ, उसने फुसफुसा कर कहा। सिर नीचे रखो। मैं खुद को थोड़ा बेवकूफ महसूस कर रहा था, बोंगो के पीछे छिपते हुए, लेकिन फिर भी झुक गया। उन्होंने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? रिचेल ने पूछा। तुम्हारा मतलब चीयर लीडर्स से? वो घबराई हुई सिर हिलाने लगी। मुझे नहीं लगता, मैंने कहा। वो क्या है? तुमने क्या देखा? उसकी हरी आंखें डर से चमक रही थी। उसके चेहरे पर झाइयां ऐसे बिखरी थी जैसे तारामंडल। उसकी मैरून टी शर्ट पर लिखा था, हार्वर्ड आर्ट डिपार्टमेंट। तुम तुम यकीन नहीं करोगे। ओह, मैं करूंगा, मैंने वादा किया। मुझे पता है तुम मिस्ट के पार देख सकती हो। क्या? मिस्ट मतलब एक तरह का पर्दा जो असली दुनिया को छिपा देता है। कुछ इंसान जन्म से ही उसके पार देख सकते हैं, जैसे तुम। वो मुझे गौर से देखने लगी। तुमने हूवर डैम पर भी ऐसे ही कहा था। तुमने मुझे नश्वर कहा था, मतलब तुम खुद नहीं हो। मेरा मन हुआ किसी बोंगो पर मुक्का मार दूं। मैं क्या सोच रहा था? मैं उसे सच नहीं बता सकता था। कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बताओ, उसने विनती की। मुझे पता है तुम जानते हो। ये सब भयानक चीजें जो मैं देखती हूँ, इनका मतलब क्या है? देखो, ये थोड़ा अजीब लगेगा। क्या तुम्हें ग्रीक मिथ्स के बारे में कुछ पता है? जैसे मिनोटोर और हाइड्रा? हाँ, बस कोशिश करना कि मेरे सामने उन नामों का जिक्र मत करो, ठीक है? और फ्यूरीज? वो और जोश में बोली। और साइरन्स और... ठीक है। मैंने इधर उधर देखा, डरते हुए कि उसकी बातें सुनकर दीवारों से कोई खूंखार राक्षस ना निकल आए। लेकिन हम अभी भी अकेले थे। हॉलवे में बच्चों की भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था। वे जिम से बाहर निकल रहे थे और टूर शुरू हो रहे थे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। वो सारे राक्षस, मैंने कहा, और सारे ग्रीक देवता असली हैं। मुझे पता था। काश वो मुझे झूठा कहती, मुझे ज्यादा सुकून होता। लेकिन रिचेल ऐसे दिखी जैसे मैंने उसकी सबसे बुरी शंका की पुष्टि कर दी हो। तुम नहीं जानते कि ये कितना मुश्किल रहा है, उसने कहा। सालों से मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। किसी को बता नहीं सकती थी, किसी को भी नहीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रुको, तुम कौन हो सच में? मैं राक्षस नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है। अगर तुम होते तो मैं देख लेती। तुम अपने जैसे दिखते हो, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, है ना? मैंने निगल लिया। भले ही मुझे 3 साल हो चुके थे अपनी पहचान के साथ जीते हुए, मैंने कभी किसी सामान्य इंसान से उसके बारे में बात नहीं की थी, सिवाय अपनी माँ के, जो पहले से जानती थी। मुझे खुद भी नहीं पता क्यों, पर मैंने कह दिया। मैं एक हाफ ब्लड हूँ, मैंने कहा। आधा इंसान। और आधा क्या? उसी वक्त टैमी और कैली बैंड रूम में दाखिल हुई। दरवाजे उनके पीछे धमाके के साथ बंद हो गए। लो, तुम यही हो पर्सी जैक्सन, टैमी ने कहा। अब तुम्हारे ओरिएंटेशन का वक्त आ गया है। ये भयानक है, रिचेल हाफी। टैमी और कैली अभी भी अपने पर्पल एंड वाइट चीयर लीडर कॉस्ट्यूम में थीं, हाथों में पम पम लिए हुए। वो असल में कैसी दिखती हैं? मैंने पूछा, लेकिन रिचेल जवाब देने के लिए बहुत हैरान थी। उसे भूल जाओ, टैमी ने चमकदार मुस्कान के साथ कहा और हमारी ओर बढ़ी। कैली दरवाजे के पास खड़ी रही, रास्ता रोककर। उन्होंने हमें फंसा लिया था। मुझे पता था अब हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन टैमी की मुस्कान इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि मेरा ध्यान भटक गया। उसकी नीली आंखें बेहद खूबसूरत थीं। उसके बाल कंधों पर ऐसे लहराए जैसे किसी फिल्म का सीन हो। पर्सी, रिचेल ने चेतावनी दी। मैंने कुछ बहुत ही बुद्धिमानी भरी बात कही। हाँ? टैमी पास आती जा रही थी। उसने अपने पम-पम आगे बढ़ाए। पर्सी, रिचेल की आवाज बहुत दूर से आती लगी। होश में आओ। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जेब से पेन निकाला और उसकी कैप खोली। रिपटाइड बढ़कर 1 मीटर लंबी कांच से तलवार बन गई,
जिसका ब्लेड हल्के सुनहरे प्रकाश में चमक रहा था। टैमी की मुस्कान एक व्यंग में बदल गई। अरे चलो ये मत निकालो, उसने कहा। क्यों ना एक किस ले लो। वो गुलाबों और ताजे जानवरों की फर जैसी खुशबू दे रही थी, अजीब लेकिन किसी तरह नशे जैसी। रिचेल ने मेरी बाह में चुटकी काटी। पर्सी, वो तुम्हें काटना चाहती है, देखो उसे। वो बस जल रही है। टैमी ने पीछे मुड़कर कैली की ओर देखा। क्या मैं कर सकती हूँ मालकिन? कैली अब भी दरवाजे के पास थी, अपने होठों पर जीभ फेरते हुए। आगे बढ़ो टैमी, उसने कहा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। टैमी ने एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने अपनी तलवार की नोक उसकी छाती की ओर तान दी। पीछे हटो, वह गुर्राई। फ्रेशमैन, उसने घृणा से कहा। ये हमारा स्कूल है अर्धदेव, हम जिसे चाहें उसे भोजन बना सकते हैं। फिर वह बदलने लगी। उसके चेहरे और हाथों से रंग गायब हो गया। उसकी त्वचा चौक जैसी सफेद हो गई, आंखें पूरी तरह लाल। उसके दांत नुकीले दांतों में बदल गए। एक पिशाच, मैं हकलाया। फिर मैंने उसके पैर देखे। चीयर लीडर स्कर्ट के नीचे उसका बायां पैर भूरा और झबरा था, गधे के खुर जैसा। उसका दायां पैर इंसान के आकार का था, लेकिन वह कांसे का बना हुआ था। एक पिशाच जिसके पैरों का जिक्र मत करो, टैमी ने फुफकारते हुए कहा। किसी का मजाक उड़ाना अशिष्टता है। वह अपने अजीब असमान पैरों पर मेरी ओर बढ़ी। वह पूरी तरह विचित्र लग रही थी, खासकर पॉम पॉम्स के साथ। लेकिन मैं हंस नहीं सका, उन लाल आंखों और तेज दांतों के सामने नहीं। पिशाच तुम कहते हो? कैली हंसी। वह मूर्खतापूर्ण कथा हम पर आधारित है मूर्ख। हम हैं एम्पोसाई, हेकैट की सेविकाएं। टैली मेरे करीब आई। अंधेरे जादू ने हमें पशु, कांसे और आत्मा से बनाया है। हम जवान पुरुषों के रक्त पर जीवित रहते हैं। अब आओ, मुझे वह चुंबन दो। उसने अपने दांत दिखाए। मैं इतना जकड़ा हुआ था कि हिल भी ना सका, लेकिन रिचेल ने एक स्नेयर ड्रम उसके सिर पर दे मारा। दानव फुफकारा और ड्रम को झटका दिया। वह गलियों में लुढ़कता चला गया। ड्रम हेड से टकराते झंकारती स्प्रिंग की आवाज आ रही थी। रिचेल ने जाइलोफोन फेंका, लेकिन दानव ने उसे भी झटका देकर दूर कर दिया। मैं आमतौर पर लड़कियों को नहीं मारती, टैमी गुर्राई, लेकिन तुम्हारे लिए नश्वर मैं अपवाद बनाऊंगी। तुम्हारी नजर बहुत तेज है। वह रिचेल पर झपटी। नहीं, मैंने रिप्टाइड से वार किया। टैमी ने मेरी तलवार से बचने की कोशिश की, लेकिन मेरा वार सीधा उसके चेयर लीडर यूनिफॉर्म के पार चला गया और एक भयानक चीख के साथ वह धूल में बदल गई, रिचेल पर बिखरते हुए। रिचेल खांसी। वह ऐसे दिख रही थी जैसे उसके सिर पर आटे की बोरी उड़ेल दी गई हो। घिनौना। दानव ऐसे ही करते हैं, मैंने कहा। माफ करना, तुमने मेरी प्रशिक्षु को मार दिया, केली चिल्लाई। तुम्हें स्कूल स्पिरिट का सबक चाहिए अर्धदेव। फिर वह भी बदलने लगी। उसके खुरदुरे बाल झिलमिलाती आग में बदलने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई। उसके दांत बाहर निकल आए। वह हमारी ओर लपकी। उसका कांच से पैर और खुर बैंड रूम के फर्श पर टकराते हुए आवाज कर रहे थे। मैं वरिष्ठ एम्पोसाय हूँ, वह गुर्राई। हजारों सालों में कोई भी नायक मुझे परास्त नहीं कर पाया। हाँ, मैंने कहा, तो अब वक्त आ गया है। कैली टैमी से कई तेज थी। उसने मेरे पहले बार को चकमा दिया और ब्रास सेक्शन में लुढ़क गई, जहां उसने ट्रोम्बोन की एक पंक्ति गिरा दी। रिचेल किनारे हट गई। मैं उसके और एम्पोसाई के बीच खड़ा हो गया। कैली हमारे चारों ओर घूम रही थी। उसकी आंखें मुझसे तलवार तक घूम रही थीं। कितनी सुंदर सी तलवार है, उसने कहा। कितना अफसोस है कि यह हमारे बीच खड़ी है। उसका रूप झिलमिला रहा था, कभी दानव, कभी सुंदर चीयर लीडर। मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बहुत विचलित करने वाला था। बेचारा, कैली हंसी। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है ना? जल्द ही तुम्हारा सुंदर सा कैंप जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त लॉर्ड ऑफ टाइम के गुलाम बनेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी यही खत्म करना दया होगी। गलियारे से आवाजें आ रही थी। एक टूर ग्रुप पास आ रहा था। कोई आदमी लॉकर्स के बारे में बता रहा था। एम्पोसाई की आंखें चमक उठी। बहुत अच्छा, अब मेहमान आ रहे हैं। उसने एक टूबा उठाया और मेरी ओर फेंक दिया। मैं और रिचेल झुक गए। टूबा हमारे सिरों के ऊपर से उड़ता हुआ खिड़की से बाहर जा गिरा। गलियारे में सन्नाटा छा गया। पर्सी, कैली चिल्लाई, डरने का नाटक करते हुए। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ कह ही नहीं पाया। कैली ने एक म्यूजिक स्टैंड उठाया और क्लैरिनेट्स और फ्लूट्स की पूरी कतार गिरा दी।
कुर्सियां और वाद्य यंत्र जमीन पर गिर रहे थे। रुको, मैंने कहा। अब गलियारे में कदमों की आवाजें आ रही थी। चलो अब अपने मेहमानों से मिलते हैं। कैली ने अपने दांत दिखाए और दरवाजे की ओर दौड़ी। मैं रिप्टाइड लेकर उसके पीछे दौड़ा। मुझे उसे नश्वर लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकना था। पर्सी, नहीं, रिचेल चिल्लाई, लेकिन मुझे देर से समझ आया कि कैली क्या करने वाली थी। कैली ने दरवाजे खोले। पॉल, ब्लॉफिश और कुछ फ्रेशमैन पीछे हट गए, हैरान होकर। मैंने अपनी तलवार उठाई। आखिरी पल में एम्पोसाई मेरी ओर मुड़ी, जैसे वह डरी हुई शिकार हो। ओ नहीं, प्लीज, वह चीखी। मैं अपनी तलवार नहीं रोक सका, वह पहले ही चल चुकी थी। लेकिन दिव्य कहाँ से उस तक पहुंचता, उससे पहले ही कैली आग के गोली की तरफ फट पड़ी। लपटों की लहरें हर ओर फैल गई। मैंने ऐसा कोई दानव पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। मैं पीछे हटकर बैंड रूम में चला गया, जैसे ही आग ने दरवाजे को घेर लिया। पर्सी, पॉल ब्लॉफिश हक्का बक्का था, मुझे आग के उस पार से घूरते हुए। तुमने क्या किया? बच्चे चिल्लाए और गलियारे से भाग गए। आग का अलार्म बज उठा। छत से पानी की बौछारें फूट पड़ी। अराजकता के बीच रिचेल ने मेरी बाह खींची। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वह सही थी। स्कूल में आग लगी थी और दोष मुझ पर आने वाला था। नश्वर लोग मिस्ट के पार नहीं देख सकते थे। उनके लिए ऐसा लगता कि मैंने एक बेचारी चीयर लीडर पर हमला किया। मैं इसे समझा नहीं सकता था। मैंने पॉल की ओर देखा और फिर टूटी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मैं ईस्ट 81 स्ट्रीट पर निकल आया और सीधे एनाबैथ से टकरा गया। अरे, तुम जल्दी निकल आए, वह हंसी, मेरे कंधे पकड़कर मुझे सड़क पर गिरने से बचाते हुए। देखकर चलो, मंदबुद्धि बेवकूफ। एक पल के लिए वह अच्छे मूड में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने जीन्स और ऑरेंज कैंप टी शर्ट पहन रखी थी। उसके मिट्टी के मनके वाली माला गले में थी। सुनहरे बाल पोनी टेल में बंधे थे। उसकी ग्रे आंखें चमक रही थी। वह ऐसे लग रही थी जैसे फिल्म देखने या आराम से घूमने जा रही हो। फिर रिचेल एलिजाबेथ डेर, अब भी दानव की धूल में लिपटी, गली से बाहर भागती आई और चिल्लाई, पर्सी, रुको। एनाबेथ की मुस्कान गायब हो गई। उसने रिचेल की ओर देखा, फिर स्कूल की ओर। पहली बार उसने काला धुआं और बजते फायर अलार्म देखे। वह मुझ पर भौहें चढ़ाकर बोली, इस बार तुमने क्या किया? और ये कौन है? ओह, रिचेल, एनाबेथ, एनाबेथ, रिचेल। ये एक दोस्त है, शायद। मुझे नहीं पता था और क्या कहूँ। मैं उसे मुश्किल से जानता था, लेकिन 2 बार जानलेवा हालात झेलने के बाद उसे कोई नहीं तो नहीं कहा जा सकता। हाय, रिचेल ने कहा, फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो और तुम्हें अभी भी मुझे सब कुछ समझाना है। एफडीआर ड्राइव पर पुलिस का सायरन बजने लगा। पर्सी, एनाबेथ ठंडे स्वर में बोली, हमें चलना चाहिए। मैं अर्धदेवों के बारे में और जानना चाहती हूँ, रिचेल ने जिद की। और राक्षसों के बारे में और देवताओं की बातों के बारे में। उसने मेरी बाह पकड़ी, एक परमानेंट मार्कर निकाला और मेरे हाथ पर एक फोन नंबर लिख दिया। तुम मुझे कॉल करोगे और सब समझाओगे, ठीक है? तुम मुझ पर ये एहसान करते हो, अब जाओ। लेकिन मैं कोई कहानी बना दूंगी, रिचेल ने कहा। मैं कह दूंगी कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, बस जाओ। वह स्कूल की ओर भागी, मुझे और एनाबेथ को सड़क पर खड़ा छोड़कर। एनाबेथ ने कुछ पल मुझे घूरा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और वहां से चली गई। अरे, मैं उसके पीछे दौड़ा। वहां 2 एम्पोसाई थी। मैंने समझाने की कोशिश की। वो चीयर लीडर्स थी, समझी? और उन्होंने कहा कि कैंप जलने वाला है और तुमने एक नश्वर लड़की को हाफ ब्लड्स के बारे में बताया। वो मिस्ट के पार देख सकती है। उसने राक्षसों को मुझसे पहले देखा। तो तुमने उसे सच्चाई बता दी। उसने मुझे हूवर डैम से पहचान लिया। तो तुम उससे पहले भी मिले हो? पिछली सर्दियों में, लेकिन सच में मैं उसे मुश्किल से जानता हूँ। वो थोड़ी क्यूट है। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। एनाबेथ यॉर्क एवेन्यू की ओर चलती रही। मैं स्कूल का ध्यान रख लूंगा, मैंने वादा किया, नाम बदलने के लिए बेचैन होकर। सच में सब ठीक हो जाएगा। एनाबेथ ने मेरी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मेरा ख्याल है हमारी दोपहर अब खत्म हो गई। हमें तुम्हें यहाँ से निकालना चाहिए, अब जब पुलिस तुम्हें ढूंढ रही होगी। हमारे पीछे गूड हाई स्कूल से धुआं उठ रहा था। राख के उस काले स्तंभ में मुझे ऐसा लगा मानो एक चेहरा दिख रहा हो, लाल आंखों वाली एक शी डेमन जो मुझ पर हंस रही थी। तुम्हारा प्यारा सा कैंप आग में जल जाएगा, कैली ने कहा था। तुम्हारे दोस्त समय के स्वामी के दास बन जाएंगे। तुम सही कह रही हो, मैंने एनाबेथ से कहा। हमें कैंप हाफ फ्लड पहुंचना ही होगा, अभी।